विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 पादप जल संबंध और हमने कल देखा था कि कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब और इनमें सबसे पहले हमने देखा था परासरण दाब। इससे पहले देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। फर्स्ट बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखता है सरस्वती ग्रुप का, वो देखता है या नहीं देखता आज तक हमें पता नहीं चला। कुछ स्टूडेंट्स ही बता पाए हैं, कुछ स्टूडेंट्स नोट्स ही पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी है प्रॉब्लम भी, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम सोल्व कर पाए हैं। बाकी स्टूडेंट्स का आज तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो एक बार आप सोल्व जरूर करें। दूसरी बात ये कहूंगा कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जो रोज वीडियो देखता है, डेली वीडियो, और उसको नोट्स में उतारता है, तो एक बार आप कांटेक्ट करके ये जरूर बता दें हमें कि हाँ मैंने देखा है, ठीक है, और हमें भी ये संतुष्टि हो कि हाँ वीडियो हमारे बच्चे देख रहे हैं। तो इसलिए आप कांटेक्ट नंबर पे, यानी कि मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 9001411538 पर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर कॉल करके आप मेरे को जरूर बताएं, जिससे मेरे को ये संतुष्टि हो पाए कि हाँ अपने स्कूल के विद्यार्थी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट बात करूंगा, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। और देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट जो दाब था वो था परासरण दाब। इस परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए हमने पढ़ा था कि वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित गोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, वो दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं यहां पे कि वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित गोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है। क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। देखो हमने कल अच्छी तरह इसको समझा था कि वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित गोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। देखिए इसी कड़ी में इसी को नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बात करूंगा मैं। नेक्स्ट जो दाब है वो है स्फीत दाब। कौन सा दाब है? स्फीत दाब। देखो इस स्फीत दाब को कहते हैं ट्रिगर प्रेशर। क्या हो गया ये? ट्रिगर प्रेशर, टीपी, इसे कहते हैं स्फीत दाब। ध्यानपूर्वक सुना। देखो कोशिका को जल में रखने पर, ध्यान तो सुना एक बार इसको, फिर एक बार इसका अपन, किसी कोशिका को जल में रखने पर कोशिका रस के अधिक परासरण दाब के कारण, कोशिका रस के
अधिक प्राशन दाब के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका भित्ति पर, देखो जिसके फलस्वरूप कोशिका भित्ति पर कौन दाब डालती है, कोशिका झिल्ली एक दाब डालती है, और उस दाब को ही अपन क्या करते हैं, उस दाब को ही अपन क्या करते हैं, स्फीत दाब कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, कोशिका को जल में रखने पर कोशिका को जल में रखने पर कोशिका रस के अधिक प्रासरण दाब के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेलती है। किधर धकेलती है, बाहर की ओर धकेलती है। यानी कि देखो क्या होता है, मैं यहां एक एग्जाम्पल सहित आपको बता रहा हूं कि हमने मान लिया एक किशमिश ली और इस किशमिश को किसमें रखा, जल में रखा। इस किशमिश को हमने जल में रखा तो देखो इस किशमिश के अंदर किसकी, कोशिका रस का प्राशन दाब यानी कोशिका रस की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण ये विलायक के अणु इसमें प्रविष्ट होते हैं। और जब ये विलायक के अणु इसमें प्रविष्ट होते हैं तो कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है। क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है। अब कोशिका स्फीत होगी तो हमने पढ़ा है कि पादप कोशिका की बात कर रहे हैं अपन यहां, तो ये जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका देखो, पादप कोशिका की संरचना होती है, कोशिका भित्ति होती है बाहर की ओर और ये होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। तो ये जैसे स्फीत होगी तो कोशिका झिल्ली बाहर की ओर किससे, कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेलती है और इस प्रकार ये कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर डाला गया एक दाब है, वो क्या कहलाता है, स्फीत दाब कहलाता है। ठीक है, फिर से सुना, कोशिका को जल में रखने पर कोशिका रस के अधिक प्रासरण दाब के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका झिल्ली, कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेलती है। कोशिका भित्ति पर डाले जाने वाले ऐसे अपकेंद्रीय दाब को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्फीत दाब। देखिए कोशिका भित्ति पर डाले जाने वाले ऐसे अपकेंद्रीय दाब को क्या कहते हैं, स्फीत दाब कहते हैं। देखो कोशिका को जल में रखने पर कोशिका रस की अत्यधिक सांद्रता के कारण जल कोशिका में प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है,
जिसके फलस्वरूप कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को क्या करती है, बाहर की ओर धकेलती है और कोशिका भित्ति पर डाले जाने वाले ऐसे अपकेंद्री, अपकेंद्री का होता है केंद्र से बाहर की ओर, अपकेंद्री दाब को क्या कहेंगे यहाँ पे, स्फीत दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहेंगे, स्फीत दाब कहेंगे। ये तो था स्फीत दाब। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, स्फीत दाब के बाद थर्ड नंबर पे आता है भित्ति दाब। कौन सा दाब है, भित्ति दाब। इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, वॉल प्रेशर। कोशिका भित्ति स्फीत दाब के कारण, किस दाब के कारण, स्फीत दाब के कारण कोशिका भित्ति स्फीत दाब के कारण तनाव में रहती है। देखो ये जब स्फीत होती है, जब इसके अंदर प्रविष्ट होता है तो स्फीत होती है और इस कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर दाब लगाया जाता है। ये कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है, तनाव में रहती है और तनाव में रहने के कारण ये भी क्या होती है, भित्ति भी अभिकेंद्री दिशा में। किस दिशा में, ये तो देखो ये तो था अपकेंद्री, अब ये किधर लगाती है, अभिकेंद्री दिशा में, यानी बाहर से अंदर की ओर स्फीत दाब के बराबर दाब लगाती है, उसको क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। तो देखो कोशिका भित्ति स्फीत दाब के कारण तनाव में रहती है, वह अभिकेंद्री दिशा में। कौन सी दिशा में, अभिकेंद्री दिशा में। वह अभिकेंद्री दिशा में स्फीत दाब के बराबर दाब लगाती है, जिसे कौन सा दाब कहेंगे, भित्ति दाब कहते हैं, इसे वॉल प्रेशर कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। तो एक दोबारा से देखिए एक बात कि कोशिका को जल में रखने पर कोशिका रस की अत्यधिक सांद्रता के कारण या कोशिका रस के अधिक प्रासरण दाब के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को कहां कर क्या करती है, बाहर की ओर धकेलती है। ये जो कोशिका झिल्ली है, देखो कोशिका भित्ति के अंदर होती है कोशिका झिल्ली, और जब जल इसमें प्रविष्ट होगा तो क्या होगी, स्फीत होगी। स्फीत होगी तो ये कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर अपकेंद्री दिशा में एक बल दाब लगाती है और उस दाब को ही क्या कहेंगे अपन, स्फीत दाब कहेंगे। अब देखो ये भित्ति भी क्या होती है, भित्ति फटती थोड़ी ना, तो ये भित्ति भी क्या होती है, ये भित्ति भी इसको अभिकेंद्री दिशा में स्फीत दाब के बराबर, अभिकेंद्री दिशा, ये तो है अपकेंद्री और ये है अभिकेंद्री, यानी बाहर से अंदर की ओर स्फीत दाब के बराबर दाब लगाती है और वो दाब क्या कहलाता है, वॉल प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉल प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विसरण दाब न्यूनता की। फोर्थ नंबर पे आता है विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी। विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्ट, डीपीडी, इसको कहता है विसरण दाब न्यूनता। लेकिन किसे कहते हैं विसरण दाब न्यूनता, शुद्ध जल के अणुओं का, शुद्ध जल के अणुओं का, शुद्ध जल का विसरण दाब सर्वाधिक होता है, उच्चतम होता है। सबसे ज्यादा विसरण दाब किसका होता है, शुद्ध जल के अणुओं का। याद रखना,
शुद्ध जल के अणुओं का विसरण दाब अधिकतम होता है, उच्च होता है। सबसे ज्यादा विसरण दाब, जो अपन बात कर रहे हैं विसरण दाब न्यूनता की, तो सबसे ज्यादा विसरण दाब किसका होता है? शुद्ध जल का होता है। अब अपन क्या करते हैं, देखिए कि इसमें अपन मिलाते हैं विलेय। क्या मिलाएंगे? विलेय। और जब इसमें विलेय मिलाएंगे तो देखो ये जल क्या है? विलायक। और विलायक और विलेय दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? विलयन। तो इस विलयन का जो विसरण दाब है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, विलयन की। सबसे पहले मैंने देखी, दोबारा से मैंने ये कहा कि जल के अणुओं का विसरण दाब अधिक होता है, और जल में जब विलायक मिलाते हैं, सॉरी विलेय मिलाते हैं, जल में जब विलेय मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? विलयन। क्या बनेगा? बोले विलयन। और इस विलयन का विसरण दाब शुद्ध जल के विसरण दाब की तुलना में कम होता है। तो आज फिर से सुना एक बार कि जल के अणुओं का विसरण दाब तो क्या होता है? अधिक, यानी विलायक का विसरण दाब अधिक। और विलायक में अपन विलेय मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? विलयन। तो विलयन का विसरण दाब विलायक के विसरण दाब की तुलना में क्या होता है? कम होता है। विलायक का विसरण दाब विलयन के विसरण दाब की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। यूं भी कह सकते हैं हम। फिर से देखो एक बार कि ये जो जल है, इसके अणुओं का विसरण दाब अधिक होता है, उच्च होता है। और हम इसमें विलेय मिलाएंगे, विलेय मिलाएंगे तो विलेय विलायक मिलकर क्या बन जाएगा? विलयन। तो विलयन के अणुओं का विसरण दाब किससे कम होता है? विलायक के अणुओं के विसरण दाब से, विलायक के विसरण दाब से कम होता है। और ये कमी ही क्या कहलाती है? विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। इस कमी को क्या कहेंगे? विसरण दाब न्यूनता। देखो ये जो कमी है वो किस पर निर्भर करती है? विलेय पर निर्भर करती है। जितना अधिक विलेय मिलाएंगे उतना ही विसरण दाब क्या होगा? विलयन का कम होगा। जितना विलेय कम मिलाएंगे उतना ही विसरण दाब क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है ना? यानी कि अपन करें कि विलेय की मात्रा कम मिलाएंगे तो भी विसरण दाब विलायक से तो कम होगा, विलयन का विसरण दाब। लेकिन जो जो अपन ज्यादा मिलाएंगे, ये ध्यान से सुना, जो जो अपन इसमें विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे त्यों त्यों विसरण दाब क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है? सुनना तो इसको ध्यान से सुनिए। देखो इस शुद्ध जल के अणुओं का विसरण दाब अधिक होता है। यदि जल में विलेय मिलाया जाए, यदि जल में विलेय मिलाया जाए तो बनने वाले विलयन का विसरण दाब शुद्ध जल के विसरण दाब की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है? ये तो मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट बात सुनना, विलेय जितना अधिक होगा, विलेय जितना अधिक होगा उतना ही विसरण दाब भी क्या होगा? कम होगा। विलेय जितना अधिक होगा उतना ही विसरण दाब भी कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी? तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? डीपीटी किसे कहते हैं, ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा, विसरण दाब न्यूनता किसे कहते हैं। देखो शुद्ध जल की तुलना में, अतः हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध जल की तुलना में शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है
उसे डीपीडी विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। समझने की बात इसमें क्या थी कि शुद्ध जल का विसरण दाब अधिक होता है और जो जो उसमें विलय मिलाएंगे त्यों त्यों विलयन का विसरण दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सही बात है क्या हुई कि शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे ही क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, विसरण दाब न्यूनता। लेकिन एक बात और याद रखना, वो क्या है कि विलायक से विलयन बनने में, विलायक से विलयन बनने में विसरण दाब में तो कमी होती है। देखो विलायक से विलयन बनने में विसरण दाब तो कम होता है क्योंकि विलायक का विसरण दाब अधिक होता है और उसमें विलय मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन। तो विलयन का विसरण दाब तो कम होता है। विलायक से विलयन बनने से विसरण दाब तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन प्रासरण दाब बढ़ता है। ये याद रखना, क्या कम होता है, विसरण दाब तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन परासरण दाब बढ़ता है। कौन सा दाब बढ़ता है, परासरण दाब बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है, देखो ये जो किसमिस थी, अभी हम किसमिस की बात कर रहे थे यहां पे, ये जो किसमिस है इस किसमिस में जल प्रविष्ट होगा, लेकिन इसमें कोशिका रस की सांद्रता अधिक है तब तक प्रविष्ट होगा, लेकिन कोशिका रस की सांद्रता और विलायक की सांद्रता संतुलित होने पर यानी बराबर होने पर अब जल प्रविष्ट होता रहेगा इसमें, नहीं होगा। ठीक है ना। तो विसरण दाब में तो होती है कमी क्योंकि इसका सांद्रता में कमी होती है, विसरण दाब में कमी होगी, तो विसरण दाब में तो होती है कमी, लेकिन प्रासरण दाब क्या होता है, बढ़ता है। ये याद रखना, विलायक से विलयन बनने के दौरान विसरण दाब तो घटता है, लेकिन प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो ये बढ़ेगा। आई होगी समझ में आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट इसी में अपन बात करते हैं कि विसरण दाब न्यूनता, एक चीज और सुनना, इस विसरण दाब न्यूनता को चूषण दाब भी कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं, चूषण दाब। कौन सा दाब बोलेंगे, एसटी, चूषण दाब। विसरण दाब न्यूनता विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता का द्योतक है। फिर से सुना, विसरण दाब न्यूनता विलयन की विलायक को, ये जो विसरण दाब न्यूनता है डीपीडी विलयन की विलायक को अवशोषित करने का द्योतक है या सूचक है। देखो कि विसरण दाब न्यूनता विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता का द्योतक है, और इसी कारण डीपीडी को क्या कहेंगे, चूषण दाब कहेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, विलायक को क्या करता है, चूसता है, अवशोषित करता है, और इस अवशोषित करने की क्षमता को या इसी को क्या कहते हैं, चूषण दाब कहते हैं, सेक्रेशन प्रेशर कहते हैं, एसपी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस विसरण दाब न्यूनता में क्या क्या सीखा। विसरण दाब न्यूनता में हमने सबसे पहले पढ़ा कि शुद्ध जल का विसरण दाब अधिक होता है और जैसे जैसे उसमें विलय मिलाएंगे तो विलयन का विसरण दाब क्या होता जाता है, कम होता है। अतः शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना
विसरण दाब में तो कमी होती है, किसमें कमी होती है? विलायक से विलयन बनने में। जब विलायक से क्या बनता है? विलयन बनता है, तो विसरण दाब में क्या होती है? प्रोडक्ट में कमी होती है, क्योंकि इसी क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। लेकिन प्रासरण दाब बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं देखो कि इस विसरण दाब न्यूनता को चूषण दाब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि विसरण दाब न्यूनता विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता का सूचक है, द्योतक है। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? चूषण दाब भी कहते हैं, एसपी कहते हैं। और एक विशेष सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि डीपीडी विसरण दाब न्यूनता बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी क्या है? विसरण दाब न्यूनता। ओपी क्या है? प्रासरण दाब। ठीक है, और टीपी क्या है? ट्रिगर प्रेशर, स्पीड दाब। इस प्रासरण दाब में से कौन से दाब में से? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब क्या होता है? बढ़ा है, प्रासरण दाब बढ़ता है। ठीक है, क्या घटाते हैं हम? टीपी स्पीड दाब को घटा दें तो क्या प्राप्त होगा अपन को? विसरण दाब न्यूनता। और ये याद रखना, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन दाबों में संबंध। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना विभिन्न दाबों में संबंध। अभी अभी अपने पास एक सूत्र आया था, वो था डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। ये याद रखना। इससे रिलेटेड 2019 में आरबीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। देखो ये था कि डीपीडी ओपी और टीपी में संबंध लिखिए, तो सीधा सा संबंध है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। ठीक है, जहां डीपीडी क्या है? विसरण दाब न्यूनता, ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, और टीपी क्या है? ट्रिगर प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफेक्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर। अब हम बात करते हैं इनमें संबंध की। इनमें संबंध क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करता हूं सलत कोशिका। देखो सलत और स्फीत दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक तो होती है सलत और एक होती है स्फीत। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं सलत कोशिका की। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे सलत कोशिका। देखो सलत कोशिका में कोशिका भित्ति पर किसी प्रकार का कोई दाब नहीं होता। कोशिका भित्ति पर कौन दाब डालता है? कौन डालता है? स्पीकर। कोशिका झिल्ली डालती है। ठीक है, तो सलत कोशिका में सलत का मतलब होता है, जैसे मैं बात करूंगी किसमिस है कोई भी कोशिका है पर बिल्कुल सिकुड़ी हुई कोशिका, स्पीकर नहीं लेंगे, सलत कोशिका। इस सलत कोशिका पर क्या नहीं होता है? स्फीत दाब नहीं होता। कोशिका भित्ति पर कोई दाब नहीं होता है। और जब कोशिका भित्ति पर इसमें दाब नहीं होता है तो ऐसी कोशिका का हम ये कहें टीपी क्या होता है? स्फीत दाब क्या होता है? ऐसी कोशिका में जीरो होता है। क्या होगा बोलो? जीरो। फिर से सुनना एक बात, जब कोशिका स्फीत होती है यानी स्फीत कोशिका में कोशिका भित्ति पर किसी प्रकार का कोई दाब नहीं होता, यानी स्फीत तो होगी नहीं खुली,
क्योंकि मिट्टी में कौन दाब डालेगी, कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली कब दाब डालेगी, जब इसके अंदर पानी प्रविष्ट होगा, जल प्रविष्ट होगा और ये स्फीत हो जाएगी, तो वो किसके ऊपर दाब डालेगी, कोशिका झिल्ली के। तो टर्मिनल प्रेशर अपने ये कहें कि टीपी यहाँ स्फीत दाब यहाँ क्या है, शून्य है, तो मिट्टी पर कोई दाब पड़ेगा क्या, कोई दाब नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सलख जब कोशिका होती है तो विसरण दाब न्यूनता प्रासरण दाब के बराबर होती है। ठीक है, यहां पर ये कहें कि जब कोशिका सलख होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रासरण दाब ही विसरण दाब के बराबर होता है। कैसे होता है, देखिए हमने अभी पढ़ा है कि सलख कोशिका में टीपी क्या होगा, 0। टीपी क्या है, टर्मिनल प्रेशर, स्फीत दाब, क्योंकि स्फीत तो है नहीं, तो स्फीत दाब कैसा है, 0 है, 0 है। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो ये डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। जहां हम ये करें, देखो डीपीडी बराबर ओपी, क्योंकि टीपी का मान क्या है, 0, तो क्या जाएगा, बोलिए डीपीडी बराबर क्या होगा, ओपी, यानी कि प्रासरण दाब के बराबर क्या होता है, विसरण दाब न्यूनता होता है। ये किसमें होता है, सलख कोशिका। अब देखो इस सलख कोशिका नेक्स्ट में बात करता हूं। अब यदि इस सलख कोशिका को अल्प पराश्री विलयन में या विलायक में रखा जाए, किसमें रखा जाए, विलायक में रखा जाए, तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं। बोलो करेंगे। जब इस कोशिका को अपन किसमें रखेंगे, अल्प पराश्री विलयन में, तो जल के अणु इसमें प्रवेश करेंगे, और जल के अणु जब प्रवेश करेंगे तो ये कोशिका कैसी हो जाएगी, स्फीत, यानी इसमें दाब धीरे धीरे, स्फीत दाब, इस कोशिका के अंदर स्फीत दाब धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और कोशिका में जल के प्रवेश से कोशिका रस की सांद्रता में क्या आएगी, कमी, जो भी मैं आपको बता रहा था कि जल देखो जब इसमें लगातार जाता रहेगा तो इसमें कोशिका सांद्रता में क्या आएगी, कमी। अब कोशिका सांद्रता के रस में कमी आएगी तो ये स्फीत हो जाएगी, लेकिन अब थोड़ी जल प्रवेश इसमें अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोशिका रस की सांद्रता क्या होगी, कम हो गई। अब इसके अंदर जल प्रवेश नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ना। देखो आपने किशमिश को फ्राई भी होगा, किशमिश को पानी में डालकर देखना, 2 दिन तक रहने देना, वो फूल जाएगी, लेकिन कब तक फूलेगी, जब तक उसमें कोशिका रस की सांद्रता होगी। और जब कोशिका रस की सांद्रता कम होने लगेगी, कम हो जाएगी, तो वो स्फीत होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, स्फीत नहीं होगी, तब तक होती रहती है जब तक इसमें कोशिका रस की सांद्रता होगी। अतः कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, कम होने लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब कम होने लगता है और स्फीत दाब बढ़ने लगता है। कौन सा दाब बढ़ने लगता है, स्फीत दाब। और देखो स्फीत दाब के बढ़ने से और प्रासरण दाब के कम होने से डीपीडीबी क्या होती है, कम होती है, डीपीडीबी कम होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है। फिर से सुना, कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने लगता है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो स्फीत दाब के बढ़ने से, क्योंकि स्फीत दाब तो बढ़ेगा, क्योंकि कोशिका जल इसमें प्रविष्ट होगा तो स्फीत दाब बढ़ेगा, तो स्फीत दाब के बढ़ने से डीपीडीबी क्या होता है, कम होने लगता है, और स्फीत दाब क्या लेंगे, टीपी, ये टीपी क्या होता है, बढ़ता है, टीपी अधिक होता है। ठीक है, तो ये ओपी क्या, डीपीडी क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे टीपी बढ़ेगा, ये याद रखना, बस इतना सा ही है इसमें समझने का, जैसे जैसे ये टीपी बढ़ेगा, देखो हमने क्या किया, कोशिका ली, उस कोशिका को किसमें रखा, अल्प पराश्री विलयन में, और अल्प पराश्री विलयन में रखते हैं तो इसमें जल प्रविष्ट होता है, और धीरे धीरे कोशिका रस की सांद्रता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो टीपी धीरे धीरे क्या होगा,
बढ़ेगा और टीपी बढ़ेगा तो डीपीडी क्या होता है, टीपीटी बढ़ता है, टीपी बढ़ता है और डीपीडी क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो याद रखिए ये डीपीडी पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी धीरे धीरे क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। तो अपने ये कहेंगे कि स्फीत कोशिका में क्या होगा, बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा, टीपी के, टारगेट प्रेशर। ठीक है, देखो जब कोशिका, एक प्रश्न तो अपने यहां बनता है कि सलग कोशिका में डीपीटी बराबर ओपी होता है, समझाइए। तो अपने कहेंगे कि सलग कोशिका में स्फीत दाब शून्य होता है और स्फीत दाब शून्य होता है तो सूत्र में रखेंगे डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी और टीपी 0 है तो डीपीडी बराबर क्या होगा, ओपी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखिए देखो जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत होती है, जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत होती है तो परासरण दाब स्फीत दाब के बराबर होता है तथा विसरण दाब न्यूनता शून्य होती है। जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है तो कौन कौन बराबर हो जाता है, परासरण दाब और स्फीत दाब। तो जल प्रविष्ट होता है, स्फीत दाब बढ़ता है, परासरण दाब घटता है और जब तक ये बढ़ेगा, जब तक स्फीत होगी, जब तक क्या होगा, परासरण दाब और स्फीत दाब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें जल प्रविष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो और डीपीडी क्या हो जाएगा, विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाती है सर, 0, विसरण दाब न्यूनता घटती है। लेकिन जब पूर्ण स्फीत हो जाती है कोशिका, पूर्ण रूप से फैल जाती है कोशिका, स्फीत हो जाती है, उस दौरान डीपीडी का मान शून्य हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या है, बोलिए, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। शून्य क्या है, डीपीडी, अर्थात अपन ये कह सकते हैं डीपीडी बराबर क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ओपी माइनस टीपी। 0 से कोई मतलब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ओपी और इसको ले जाएंगे तो बराबर टीपी। याद रखिएगा हमने 2 क्वेश्चन यहां सोल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि डीपीडी ओपी व टीपी में संबंध लिखिए तो क्या होता है, बोलिए, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। यहां कैसे स्फीत कोशिका है, मैं यहां बात कर रहा हूं सबसे पहले सलग कोशिका में। सलग कोशिका में डीपीडी बराबर ओपी होता है, सिद्ध कीजिए। तो अपन क्या कहेंगे, सलग कोशिका में कोशिका व्यक्ति पर किसी प्रकार का दाब नहीं होता है और दाब नहीं होता है तो यहाँ पे स्फीत दाब टीपी बराबर क्या होता है, शून्य होता है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस क्या होता है, टीपी, अर्थात यहाँ टीपी बराबर क्या है, 0। तो टीपी बराबर 0 रखेंगे तो डीपीडी बराबर क्या आ जाएगा, ओपी। सिद्ध हुआ, नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करता हूं मैं, जब स्फीत कोशिका की बात करता हूं। कौन सी कोशिका, स्फीत कोशिका। स्फीत कोशिका में क्या होता है, देखो ओपी बराबर क्या होता है, टीपी होता है। सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कैसे करेंगे आप, कि कोशिका और कोशिका को किसमें रखेंगे, अल्पपराशरी विलयन में। और जब उसमें धीरे धीरे प्रविष्ट होने लगता है, धीरे धीरे जब जल प्रविष्ट होता है तो स्फीत दाब बढ़ता है और परासरण दाब क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। ठीक है, और साथ ही डीपीडी का मान कम होता जाता है। डीपीडी धीरे धीरे जैसे स्फीत कोशिका होती है तो टीपी और ओपी दोनों का मान बराबर हो जाता है और डीपीडी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। विसरण दाब
न्यूनता का मान निकल जाता है 0 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा OP बराबर TP। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, एक बार इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये चार जो मैंने आपको दाब बताए हैं, इन दाबों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, बड़े इजी हैं। आपको ऐसा जरूर लगेगा कि इनको रटेंगे, थोड़ा सा एक बार समझें और समझने से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। और इनका यूज करके देखें, आप किशमिश पे, अंगूर पे ऐसे यूज करके आप इनको समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। तो आज इतना ही काफी, नेक्स्ट डे मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।